इमरान खान ने एक नया आलमी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अदालत ने पनामा और जमात इस्लामी के ऊपर कैसे बिजलियां गिरा दी। एक चौधरी बहुत ही शर्मिंदा हो गए और परवेज़ इलाही के जो खदशात थे वो कैसे दुरुस्त साबित हुए। लीडर आ गए लेकिन वर्कर्स की तलाश ताहाल जारी। ये किस नौयत की पार्टी है? जहांगीर खान तरीन ने किस किस से कैसी मिन्नतें की और क्या कहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में फट आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इंतखाबात में ज़िया कमर की कामयाबी, जबकि नून लीग का धांधली का इल्ज़ाम। आज इस गोरखधंधा के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आज के गोरखधंधा में सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। इससे कबल भी आपको बताया कि ये भी एक आलमी रिकॉर्ड था कि इमरान खान के ऊपर 140 से ज़ायद FIRs का होना। फिर गुज़श्ता रोज़ जब बल्कि एक रोज़ कबल इमरान खान इस्लामाबाद में गए हाई कोर्ट के अंदर, फिर इंसदाद दहशतगर्दी और बाकी अदालतों के अंदर, तो ये एक नया आलमी रिकॉर्ड इमरान खान ने बनाया। वो इस एतबार से बना कि एक ही दिन में मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जाकर 20 से ज़ायद अपने ऊपर बने मुकदमात में ज़मानतें हासिल की। दुनिया के अंदर किसी सियासतदान, किसी आम और ख़ास शख्स के साथ ऐसे नहीं हुआ होगा कि एक शख्स एक ही दिन में अपने ऊपर बने हुए 20 मुकदमात जो हैं उनकी एक ही दिन में 2 अदालतों में जाके ज़मानतें हासिल करे। अब मुकदमात किस नौयत के हैं, इनको रिपीट दर रिपीट करना बेहद ज़रूरी है। ये चोर भी हैं, ये करप्ट भी हैं, ये दहशतगर्द भी हैं, ये गद्दार भी हैं और इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें की हैं। कोई मुकदमा ऐसा, बल्कि ये कातिल भी हैं। कोई मुकदमा ऐसा नहीं है कि जिसको इमरान खान के ऊपर ना लाया गया हो, ना लगाया गया हो, कि हर तरह से कोशिश की गई कि जो FIR मुमकिन हो सकती है वो काटी जाए। किसी एक के शिकंजे में तो ये आएगा। तो इस तरह से एक ही दिन में 20 मुकदमात के अंदर 2 मुख्तलिफ अदालतों में जाकर ज़मानतें हासिल करना, ये भी एक आलमी रिकॉर्ड है। और इमरान खान ने खुद भी ट्वीट करके कहा है कि ऐसा दुनिया में किसी के साथ नहीं होता। खान साहब, आप पाकिस्तान में रहते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ पे ऐसे होता है। आपको इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए था, आपको इल्म होना चाहिए था कि जिन्होंने आपको लाया, जिन्होंने बाकियों को लाया, जिसको आप जमहूरियत कहते हैं, ये मिलिट्री डेमोक्रेसी है। और इस पाकिस्तान के अंदर ऐसा पहले भी हुआ, आपके साथ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इस एतबार से, और आइंदा भी होता रहेगा। और अगर आपने पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवानी है तो इन्हीं बातों से तो दिलवानी है। आप खुद भी आज़ादी हासिल करेंगे, हकीकी आज़ादी आपको चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को भी चाहिए। और आज़ादी छीन के लेना पड़ती है, आज़ादी आसानी से नहीं मिलती। तो लिहाजा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, गिनीज बुक का हिस्सा बन जाए। जब आज़ादी मांगनी तो फिर नखरे कैसे, फिर उसमें आड़ कैसी, उसमें तो सब चीज़ें जो हैं वो होनी है। और इन तमाम चीज़ों को आपने अबूर करना है। आप समझ आइए कि पाकिस्तान के सियासी गोरखधंधा के अंदर, इस निज़ाम के अंदर आप पुल्ले सरात के ऊपर से गुजर रहे हैं कि कभी भी नीचे गिर सकते हैं। तो ये पुल्ले सरात आपको अबूर करना है। इसमें आपको किसकी मदद चाहिए, कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, आप खुद भी देख रहे हैं। आप खुद इस आजमाइश से गुजर रहे हैं। आपके हज़ारों लाखों कारकुन गुजर रहे हैं। जो मर्द थे, जो मफाद परस्त लोग थे, वो तो छोड़ के आपको चले गए। उनको तो कोई असर नहीं हुआ। हकीकी आज़ादी जिनको नहीं चाहिए थी उन्होंने छोड़ दिया आपको। अब आगे कितने और केसेस बनेंगे, क्या होगा, लेकिन खान साहब आपको वजह बना के ये ज़रूर हुआ है कि ये निज़ाम नंगा और गंजा हो गए, नाच रहा है आवाम के सामने, बिल्कुल रक्स कर रहा है, बेनकाब हो चुका है। अब किसी को कोई सोचने की, अपने दिमाग को खर्च करने की, बादाम खाने की, पिस्ते गोल के पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग समझ गए हैं कि ये निज़ाम जो है बिल्कुल सीधा और सरेआम जो है वो नज़र आ रहा है। और अब यकीनन ये गोरखधंधा भी नहीं रहा। गोरखधंधा तो वो होता है जिसकी समझ ना आए। ये गोरखधंधा सुलझ चुका है कि नहीं, ये निज़ाम था क्या, है क्या, और इसको बदलना कैसे है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा जजेस पर बिजलियां गिरा दी और जमात इस्लामी भी खुल के सामने आई और इनकी माजरत के साथ मुनाफिकत की समझ आ गई। वो क्या है, पनामा केस आया, उसमें तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा बनी, नवाज शरीफ साहब की अगेंस्ट चीज़ें हुई, प्रोसीडिंग शुरू हुई, प्लस
जमात इस्लामी भी उसका हिस्सा थी कि हाँ तहकीकात होनी चाहिए, ये जो पनामा पेपर्स में चीज़ें आई हैं बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान के साथ मिलकर जमात इस्लामी ने कहा था और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। अब 7 सालों के बाद जमात इस्लामी को ये बात याद आई कि जो पनामा पेपर्स के अंदर बाकी लोग भी थे उनके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, फलां चीज़ होनी चाहिए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये हुआ क्या? जमात इस्लामी के वकील ने पनामा केस के लिए जुडिशल कमीशन की उनको इस्तदा कर दी और आपको वो कहा कि आपको 7 साल बाद, ये जज साहब कह रहे हैं, इन जज साहब का नाम है सरदार तारक। अच्छा, आपको 7 साल के बाद याद आया कि अवामी मफाद का मामला है। जस्टिस सरदार तारक, ये जमात इस्लामी कह रही थी ये अवामी मफाद का मामला है और जो बाकी पनामा पेपर्स के अंदर लोग हैं, ये नई दरख्वास्त इन्होंने दी थी जिसके ऊपर रिमार्क्स दिए जस्टिस सरदार तारक ने। तो फिर कहा गया उस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ पनामा केस चलाना था? जस्टिस तारक साहब कह रहे हैं वो भी पनामा का मामला था, ये भी पनामा का मामला है। उस वक्त अदालत के सामने क्यों ना कहा कि ये सब लोगों का मामला है और साथ सुना जाए। कहते हैं उन्होंने एक्चुअली जजों के ऊपर बिजलियां गिराई हैं और कहा है कि उस वक्त जो पनामा केस के जजेस थे उन्हें इस बात की समझ नहीं आई कि इस पनामा पेपर के अंदर बाकी लोग भी हैं और सिर्फ निशाना नवाज शरीफ को ही क्यों बनाया गया। और जमात इस्लामी को उन्होंने कहा कि दरख्वास्त लेके आ गए हो। 7 सालों के बाद याद आई, आप तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ थे जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कह रहे थे तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, फैसला आना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हमने फैसला दे दिया, नवाज शरीफ साहब को नाहिल कर दिया, उनको जेल में भी भेज दिया, फिर उसके बाद लंदन चले गए इलाज के लिए। जिन्होंने बनाया ये केस उन्होंने ही लंदन भेजा। तो आज आप 7 साल के बाद कह रहे हैं कि बाकी लोगों के ऊपर भी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए और आपको 7 सालों के बाद याद आई है। तो जजों को भी और जमात इस्लामी को भी सरदार तारक जो हैं जस्टिस, उन्होंने बड़े अच्छे रिमार्क्स देते हुए इनको रिमाइंडर दिया है, क्योंकि ये सारे लोग चाहे जमात इस्लामी हो बाकी हो, ये मोरे बनते हैं किसी के और फिर इनको याद आती है। ये तो कोई इंसाफ नहीं है कि उस वक्त आपको बाकियों की याद नहीं आई और सिर्फ आप जो लोग थे वो नवाज शरीफ साहब के पीछे लगे रहे। आज आपको याद आई है कि बाकियों का भी होना चाहिए। एक चौधरी शर्मिंदा हो गया, शर्मा गया, मजबूर हुआ, लाचार हुआ और फवाद चौधरी अपना चेहरा छुपाते रहे। जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन रही थी, जब उस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया जा रहा था, तो उस दौरानिये में फवाद चौधरी साहब वहाँ पे बैठे तो थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि मैं अपना चेहरा छुपाऊं, शर्मिंदगी जाहिर करूं, फलां चीज करूं। छुप के बैठे, आ भी गए, शामिल भी हो गए, लेकिन छुप के बैठे हैं। और ठीक है, उनके दिल की बात तो अल्लाह जानता है, ये वो खुद जानते, निदामत तो नजर आई। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब के वो जुमले, वो खदशात, वो वाकयात, वो बातें याद आ गई कि ये फवाद चौधरी काश 1 महीना पहले पकड़ा जाता तो ये ना हमारी पंजाब की हुकूमत ख़त्म होती या ना ये सारे खिलवाड़ होते। चूंकि ये वाहिद फवाद चौधरी थे, हम उस वक्त भी आपको कहते थे कि ये इमरान खान को कन्विंस कर रहे हैं कि ऐसे करो और वैसे करो। चूंकि परवेज इलाही के उस वक्त के अल्फाज को आज के सिनेरियो के अंदर देखें तो लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर फवाद चौधरी ये सारी चीज़ें इमरान खान से करवा रहे थे और बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे कर रहे थे जिसमें मजबूर और लाचार कर दिया जाए परवेज इलाही को और इंक्लूडेड इमरान खान को, ताकि ऐसा माहौल बन जाए वहाँ से पीछे ही ना आ सकें। तो सीनियर होता है, जूनियर होता है। तो आज बड़ी शर्मिंदगी और चौधरी साहब शर्मा के पीछे बैठे हैं, जबकि पता नहीं 5वीं और 6ठी जमात है। मुशर्रफ साहब के साथ ये रहे, पीपल्स पार्टी के साथ ये रहे, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, नो डाउट। लेकिन क्या हैसियत रही है आपकी जहानत की, आपके किरदार की, आपकी बाकी चीज़ों की, जब आप जो हैं ना चाहते हुए भी एक जगह के ऊपर बैठे। इस मीन्स कि आपकी कमज़ोरियाँ हैं, इसका मतलब कि आप करप्ट हैं, इसका मतलब कि आपने कुछ जुर्म किए हैं, इसका मतलब कि आपको हकीकी आज़ादी नहीं चाहिए। आप आवाम को भाषण देते रहे लेकिन खुद किसी की कैद में हैं। तो फिर कहूँगा ये सियासतदान, ये सारे लोग जो हैं बुरी तरह से नंगे हुए हैं आवाम के सामने। जहांगीर खान तरीन जो है वो किसकी मिन्नतें करते रहे। जहांगीर खान तरीन साहब असद उमर और फैसल वाडा से बार बार राब्ता कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि आप आएँ हमारे साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएं।
फैसल वाडा को तहरीक इंसाफ ने शो का नोटिस दे के निकाला था। वो किसी और की डगर पे चल गए थे। वो नेक किसी भी अतात का और किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं है। असद उमर ने ओहदा छोड़ा अदालतों के चक्कर काटने, लेकिन तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा और इमरान खान को नहीं छोड़ा, और बीच में फंसे। जब तक वो कोई हतमी फैसला नहीं करते उस वक्त तक तो उनकी जान नहीं छूटेगी। तो ऐसे में जहांगीर खान तरीन सब उनकी मिन्नतें करें कि हमारे साथ आ जाएं, लेकिन दानू ने अभी तक उनको इनकार किया है कि हम आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि फैसल वाडा भी एटीएम मशीन थे इमरान खान की। जहांगीर खान तरीन को भी यही लक़ब मिला था। ये बड़े फनांसर थे। असद उमर पुराने साथियों में से इमरान खान की जमात के जनरल सेक्रेटरी थे। तो इनकी मिन्नतें तो की गई, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि हम उस तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन एक फैसला जरूर किया, उनको कह दिया फिलवक्त कि हम आपकी तरफ नहीं आ रहे। इस्तेकाम पाकिस्तान पहली जमात पाकिस्तान की तारीख में बनी है कि जिसको तमाम लीडर मिल के जहाज ने सफ़र किया, जहाज उड़ा, उसके मज़े लिए, पैसा लगाया गया। एक नाहिल आदमी ने अहल पार्टी बना ली, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी बना ली, लेकिन लीडर मिल गए। इस जमात को कारकुन नहीं मिल रहे। जिस हल्के में जाते हैं, जहां से सर्वे करने, जो छोड़ के गए लोग कहते हैं हम इनको वोट नहीं देंगे। तो अब इस पार्टी को चाहिए कि 5-6 जहाज और ले लें, लोगों के पास जाएं, वहां से वर्कर्स जो है ना उनको भी बाहर के लेके आएं, उन्हें कोई तावीज़ घोल के पिलाएं ताकि वो इनकी तरफ माइल हो जाएं, इमरान का साथ छोड़ दें या कहीं और चले जाएं। ये पहला वाक़या तारीख का कि जमात बन गई है लेकिन वर्कर्स उनके पास कोई नहीं है। और टीवी के ऊपर कैसे ये जो लोग गए हैं उनके पास, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को तो हमने देखा, ये किस तरह से किसी और के हक में बात करेंगे या इमरान खान के खिलाफ बात करेंगे, किस मुंह से और किस जाविये से ये चीज़ें हो सकेंगी। मगर जिस तरह से लोग आज अरशद शरीफ को भूल गए, जैसे चंद ही हफ्तों में नहीं दिनों में इमरान रियाज को भूल चुके हैं, वो जिंदा है, मर गया है, कहाँ है, मुश्किल में है, आसानी में। इसी तरह से बड़े से बड़ा हादसा पाकिस्तान में हो जाए, हमारे लोगों की शॉर्ट मेमोरी है। हम लोग ज़्यादा देर चीज़ों को दिमाग में इसलिए रखते कि दिमाग खर्च होता है, फिर कहाँ से इसको रीफिल किया जाए। तो इस कौम को फिर नई डाइवर्शन पे लगा दिया जाएगा। ये किसी फवाद चौधरी, जहांगीर खान तरीन किसी को नहीं मानेंगे। ये मार्शल लॉ भी लगेगा, आएंगे, लड्डू खाएंगे और फिर चले जाएंगे। मुख्तसर सी बात इसके ऊपर करना ज़रूरी है कि PDM का इत्तेहाद था पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में भी उसको फॉलो किया गया। बहुत दानू मुश्ताक मिनाज से बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी, वो सहाफ़ी भी थे पहले, अब सियासत में आए, अच्छे अखलाक के मालिक हैं। अच्छा मुकाबला हुआ किसी हद तक, और वहाँ पे पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर यंग लैड है, वो जीत के उनके चाहने वालों को और उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ज़िमनी इंतखाब इसलिए हुआ था कि तनवीर इलियास अब नाइल हुए थे वज़ारत उज़्मा से भी और अपनी सीट से भी। अब जब इलेक्शन हो गए तो वहाँ पर हमने देखा दानों साथ बैठे हैं, इंतखाबात के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छे मार्जिन से ज़िया कमर जीत के, लेकिन नून लीग ने, पाकिस्तान की मीडिया सेल नून लीग ने ये काम शुरू किया, प्रोपेगेंडा नहीं कहेंगे, उन्होंने कहा कि ये धांधली हुई है बाकी ज़िमनी इलेक्शन में, जाली वोट डाले गए हैं, रातों रात ऐसे किया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फड्डा शुरू हो चुका है, और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया अपने ही इत्तेहादी के ऊपर कि आपने धांधली की है, आप करप्ट हो, आप गलत हो, आप धांधली करके जीते हो, जबकि हम आपसे मजबूत हैं। अगर आज़ाद कश्मीर के एक ज़िमनी इंतखाब के अंदर उसके नताइज को नहीं माना जा रहा और कहा जा रहा है कि धांधली हुई है, छोटी मोटी तो धांधली हर जगह होती है, हम कौन से फरिश्ते हैं, पाक साफ तो है नहीं है। तो फिर पाकिस्तान के इंतखाबात जब होने जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।